हेलो एंड वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आईसीटी क्लासेस में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं इस वीडियो में वो हम लोग जानेंगे कि जो आपका यूपीएससी का जो पेपर होता है, जीएस पेपर 1 है, उसका जो सिलेबस है वो क्या है, उसको किस किस टॉपिक को इम्पोर्टेंटली पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स यूज होने चाहिए और कौन कौन सा चीज़ों का आप प्रेफरेंस ले सकते हो। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, मैं आज आपको हर एक जो इसका टॉपिक है, जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो काफ़ी ब्रीफ में है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके इसमें बताने की कोशिश किया हूँ कि आप किन किन टॉपिक में फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है। फर्स्टली हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है। हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, फिर आपका इंडियन सोसाइटी आता है, फिर जियोग्राफी इंडिया, मतलब लगभग सेम रहता है। होता क्या था ना कि 2013 में तो आपका सिलेबस चेंज हो गया था। तो 2013-14 में जो आपको क्वेश्चन आते थे ना, वो टोटल 25 क्वेश्चन रहते थे, 10 मार्क्स के रहते थे। तो टोटल 250 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। ये पेपर 250 मार्क्स का होता है। पहले 25 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, आप क्वेश्चन चेंज कर गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं किसके, 15 मार्क्स के रहते हैं, और जो आपका 10 क्वेश्चन रहते हैं वो 10 मार्क्स करके रहते हैं। तो इस तरीके से आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आप टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सिलेबस देखते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर कवर्स द सैलिएंट फीचर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले आप इस बुक को प्रीफर कीजिए। पहले आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा, इंडियन कल्चर। क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री की समझ में नहीं रहेगी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की समझ नहीं रहेगी, तब तक आप इस कल्चर के टॉपिक को आराम से नहीं कर सकते। और जैसे जैसे आप इन सबको पढ़ते जाएंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका नॉलेज, थोड़ा थोड़ा नॉलेज बैकग्राउंड समझ में आते जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं पहले टॉपिक क्या है, आर्ट फॉर्म्स। आपको जितने भी आर्ट फॉर्म में तो लिटरेचर से कई बार क्वेश्चन आया है, लिटरेचर से क्वेश्चन आ ही जाता है। आर्ट फॉर्म आते हैं एंशियंट के, आर्किटेक्चर से आ ही जाता है, सिंधु घाटी आर्किटेक्चर, जितने भी मंदिर के आर्किटेक्चर है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो इंक्लूड दी सिग्निफिकेंट्स इवेंट पर्सनालिटीज इशू ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। तो इसमें आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात की गई है। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रहेंगे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, इन सब का कैसा था इंडियन हिस्ट्री में, पॉलिटिकल व्यू कैसा था उस समय के टाइम में, कैसा। इसमें आप देखिए गांधीज़म में एक आपकी भावना रहेगी, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। जो आपका मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है उसको तो आपको पूरा का पूरा कवर करना ही है। नेक्स्ट देखते रहिए, इसमें आप बुक ये प्रीफर कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर का, जो आपका नितिन सिंघानिया का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी, तो बहुत ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी बात करते हैं, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री है तो वो आपको इससे कंप्लीट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम का या फिर बिपिन चंद्र का, जो 1800 के बाद से आपको दिया गया है। ये भी एक अच्छा बुक है, लेकिन आपके पास स्पेक्ट्रम तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ दिया हुआ है। वेरियस स्टेज एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दी फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है ना, कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या रोल प्ले किया और क्या क्या इंपॉर्टेंस रही और सबकी विचारधारा क्या थी, सबकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसको देखना है। जो आपको साथ ही साथ आपको ये भी लेकर चलना है, वो गांधीज्म और मार्क्सिस्ट का जो विचारधारा थी, ये तो आपको पढ़ना ही है। आपको कई सारे, अगर मान लीजिए जैसे गांधी हुआ, सुभाष चंद्र बोस, और गांधी के जो आइडियोलॉजी था, गांधी जी का जो विचारधारा था और सुभाष चंद्र जी का जो विचारधारा था, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या समानता है। उसी तरह गांधी जी और मार्क्सिस्ट के विचारधारा में क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस है, ये भी आपको कवर करते चलना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री, आपको वो सब जो भी जितने भी लीडर्स है उसके बारे में देखना है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी जो आपका हिस्ट्री में क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या डिसीजन लिए गए, जो आपके प्रधानमंत्री जो थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन से चेंजेस आए, जैसे कि जो पॉलिटिकल चेंजेस भी आए थे ना उस समय, तो उन सब चीज़ों को भी आपको, जो आपके पास 1946 के बाद जो आपका पाकिस्तान का जो डिवाइड का बात हो रहा था, जो भारत का, उसके बारे में भी आपको देखना है। फिर देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड्स इवेंट्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी फ्रॉम 18th सेंचुरी लाइक वर्ल्ड वार, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कोलोनाइजेशन, विड्रॉल ऑफ नेशन बाउंड्रीज, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ये सब फिलोसफीज जो आपके है, जो आपके कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये जो आइडियोलॉजी है, इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बात करें जो वर्ल्ड हिस्ट्री के, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब भी आप पढ़ो ना, तो आप उसको कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करो, किससे, इंडियन की भी हिस्ट्री से। क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे अप्लाइड क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के दे देगा, वो अप्लाइड क्वेश्चन रहेंगे। कि जो आपका मर्केंटलिज्म था मान लीजिए, तो उसका अमेरिकन क्रांति में क्या रोल था,
कॉलोनाइजेशन कैसे यूरोपियन कंट्री ने आगे उसको बढ़ाया और क्यों बढ़ाया, इस सब के बारे में आपको पूरा बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, आपका डाइवर्सिटी से हमेशा से क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया का डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में यूनिटी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे अप्लाइड क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि यहाँ का मान लीजिए असम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे देता है कि वहाँ पर ऐसी डाइवर्सिटी है, उसको कैसे, वहाँ की क्या मतलब वहाँ कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, इससे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेशन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से हमेशा आएगा ही। 2 क्वेश्चन तो फिक्स मोस्टली रहता है। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, मैं इसका एक अलग से क्लास भी लूँगा अभी। टोटल आपको 10 लेक्चर के वीडियो डालूंगा, 10 वीडियो के लेक्चर डालूंगा और कोशिश करूंगा कि उस 10 वीडियो में आपका सब कुछ वुमेन से रिलेटेड कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपके 20 से लेके 25-30 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो से आगे आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, और उससे भी आगे अगर वीडियो बनाना पड़ेगा, कोई न्यू कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसको जरूर डिस्कस कर दिया करूँगा। तो अगर आप लोग जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से लेके। और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, सेक्स रेशियो की बात हो जाए, या फिर जो आपका रेप केसेस की बात कर जाए, या फिर आपका एम्पावरमेंट की बात कर जाए, वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे किया जाता है, या फिर कहीं ना कभी ये भी क्वेश्चन कर दिया जाता है कि हिस्ट्री में, जो आपका एंशियंट हिस्ट्री में वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था। जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री आया तो उस समय जो आपका क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, जो मूवमेंट सब हो रहे थे, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस है उसमें वुमेन्स का क्या रोल था। इतना ही नहीं, करंट से भी पूछ दिया जा सकता है कि हाल में जो वुमेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या कर रही है सरकार, और कहाँ कहाँ वुमेन ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, और साथ ही कैसे वुमेन्स को लेके और भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, उनको और भी दायरे में लाया जा सकता है, इस सबसे रिलेटेड। फिर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, जो आपका पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू है, जब भी आप इसको पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं जो आपका करंट का न्यूज़ है उससे तो कनेक्ट करके आप पढ़ ही लेना, क्योंकि कई सारे देशों से रिलेट करके इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉवर्टी जो हंगर इंडेक्स वगैरह सब रहता है, उसको भी आपको हमेशा रीड करते रहना है, जो भी ईयरली का जो आता है उस समय का करंट का, जो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है जब भी आप उस चीज़ को लिखोगे। यूनाइटेड नेशन का जो भी रिपोर्ट रहेगा, वर्ल्ड बैंक का जो इतने सारे रिपोर्ट है, उन सबको आपको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। फिर आता है अर्बनाइजेशन के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या इसको रेमेडीज़ है, कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है, कैसे अर्बनाइजेशन से बेनिफिट हो सकता है। इन सब जितने भी मैं टॉपिक किया ना, उसमें आपको देखना है बेनिफिट भी क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, इशू है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देखना। फिर नेक्स्ट है आपका सोशल एम्पावरमेंट, जो सोशल आपको एम्पावरमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है। अच्छा हाँ, अगर आप लोग ये इसको कवर करना है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कवर करना है, तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एक और बुक है आपका, ये अर्जुन देव का बुक है, ये हिस्ट्री के एनसीईआरटी हिस्ट्री के राइटर है, काफ़ी अच्छा बुक है इनका भी, और आप इसको भी पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपका अनुज गर्ग के द्वारा लिखा हुआ, बहुत ही अच्छे टीचर है, वो भी बहुत अच्छे से उसमें लिखा गया है इसमें, स्पेशली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही आप अगर चाहे तो नीलिन कुमार एक करके आते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास करके उसका बुक है, आधुनिक विश्व इतिहास करके उसका बुक है, तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। ये बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, ये तो हिंदी में, इसका शायद इंग्लिश वर्जन नहीं आया अभी, और डॉक्टर नीलिन का जो है वो हिंदी वर्जन में है। कम्युनिज्म, आपको जितने भी विचारधारा तो आनी चाहिए। देखिए हिस्ट्री आप जब भी पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद आना चाहिए, आप कोई भी टॉपिक उठा लो, मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट आप उठा लिए, तो 1857 के रिवोल्ट उठा को आपको इतना समझ होना चाहिए कि उसके पीछे भी पास्ट भी जा सके, और उसके पोस्ट में भी आप जाके हिस्ट्री को रिलेट कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो आप एंशिएंट से लेके वुमेन एम्पावरमेंट के हर एक पहलू को, अब तक के जितने भी पहलू को, उसको कनेक्ट कर सके। कम्युनिज्म जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आए, रिलीजनशिप जो आया, फिर सर्कुलरिज्म आया, इन सबको आपको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्स का, आपको इंडिया का जितना भी रिसोर्स है उसके बारे में तो पढ़ना है, जैसे कि जो पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, जो वाटर से रिलेटेड तो क्वेश्चन हमेशा ही आ ही जाता है। अच्छा, साथ ही आप ये भी देख लीजिएगा, वाटर पोल्यूशन के बारे में देख लीजिएगा, एयर पोल्यूशन के बारे में भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही आपका हिमालयंस एरिया से लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहाँ के टेम्परेचर से, वहाँ से के क्लाइमेट से लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर भारत किस क्लाइमेट जोन के अंदर आता है, भारत के एरिया के ऊपर जो जहाँ जहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें आपको जो भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है, उसके बारे में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों को देखना है आप। साथ ही कई कुछ इकोनॉमिक टर्म को भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप उसको अच्छे से आंसर नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडिया सोसाइटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन में कई तरीके की बात आ सकती है। मान लीजिए आपका डाइवर्सिटी की बात लेके पूछ दिया गया कि जो भारत की डाइवर्सिटी विश्व की डाइवर्सिटी से अलग है और ये कैसे ग्लोबलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऐसे करके आपका अप्लाइड क्वेश्चन में बनते हैं। इंडियन मार्केट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में हम लोग का मार्केट पहले कैसा था। हिस्ट्री में जो आपका ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़े, हिस्ट्री में भी ग्लोबलाइजेशन हुआ था ना, कि जो ट्रेड होता था वो भी तो ग्लोबलाइजेशन है। कल्चर है, जो आपका ब्रिटिश का कल्चर इंडिया आया तो वो भी ग्लोबलाइजेशन था। और आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग चेंज हो गया है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। सेलियंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी में कैसे हुआ। जैसे हाल में आपको क्या बोले, एक न्यू आइलैंड मिला, उसके बारे में न्यू कॉन्टिनेंट मिला था ना, तो उसके बारे में भी आपको आ सकता है। जो भी वर्ल्ड का जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी जियोग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है किसी एरिया में, और या फिर एंशियंट टाइम में कहीं पर कोई एरिया ज़्यादा फेमस रहा हो, या फिर आज के टाइम में कोई एरिया जो ऐसा हो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड में, तो उसको आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये तो आपका खड़ा खड़ा टॉपिक है कि अगर आपको ये चीज़ कर ही लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। अगर आपके पास अगर इसका बेसिक नॉलेज है कि व्हाट इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्यों आता है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, सुनामी वोल्केनो के बारे में आपको अच्छे से पता है तो आप उसको आंसर कर सकते हो। साइक्लोन स्ट्रक्चर, जो भी आपका डिसास्टर है उस सब के बारे में यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। डिसास्टर से हालांकि आपको दूसरे चैप्टर में भी, लेकिन इसमें भी आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना। जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस केप्स। तो कि वाटर बॉडीज से मैंने जो बोला आपको, भौम जल स्तर का पूछ सकता है, ठीक ना। और कई सारे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूछ सकता है। जो रेन का है, जो एसिडिक रेन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आपका एंशियंट टाइम में वाटर का कैसा मैनेजमेंट था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसके बारे में पूछ सकता है। फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर इफेक्ट इन सच चेंजेस, तो ये सब आपको पूछ सकता है इसमें। तो आपको टेंशन लेने का ज़्यादा जरूरी है। हाँ, सिलेबस थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन आपको सिलेबस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। और आपको ये जानना है, हिस्ट्री में तो आपको सबसे पहले कैसे करना क्या है, एंशियंट पढ़िए, मिडाइवल पढ़िए, मॉडर्न पढ़ लीजिए। और बस ये कोशिश करनी है हर एक टॉपिक में। मान लीजिए आप कॉलोनाइजेशन ले, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ना, एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे कॉलोनाइजेशन आप कॉन्सेप्ट पढ़े, तो कॉलोनाइजेशन लेके आपको जितना भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं वो, कम्युनिज्म को लेकर जितना भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं वो, कई सारे। अच्छा, आपको ये भी पढ़ना है, जब आप एंशियंट पढ़ोगे तो आपको एंशियंट में इस चीज़ का ध्यान रखना, वो इंडियन कल्चर के अंतर्गत ही आ जाएगा कि जो आपका बुद्धिज्म पीरियड का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म जैनिस पीरियड, वहाँ पे आपको काफ़ी आर्किटेक्चर आर्ट का चित्रण किया गया है, तो वहाँ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते थे। कई सारे जो आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, जैसे सूफी मूवमेंट्स, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भूमि को लेकर विनोबा भावे ने आपका 1946 के बाद जो आपका आंदोलन, एक मूवमेंट चलाया था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ से भी आपको सब चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। और जितने भी फिलोसॉफिकल टर्म है, कम्युनिज्म हो जाए, कैपिटलिज्म हो जाए, सोशलिज्म हो जाए, मर्केंटलिज्म हो जाए, कोलोनाइजेशन, ये एक अलग ये भी है, डीकोलोनाइजेशन, ये सब क्या कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब क्या कॉन्सेप्ट था, ये सब के बारे में आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए क्या चाहिए। क्योंकि जब भी क्वेश्चन इससे जब भी देगा तो अप्लाइड क्वेश्चन देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हिस्ट्री में 80-57 तो आपको याद ही रहना चाहिए। 80-57 से यहाँ कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। और मैं बोलूँगा जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट से, यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब आएंगे तो वो आपको जीएस पेपर 2 का भी सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, बता के कि कैसे कैसे उन सब चीज़ों में अप्रोच रखना है। सो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।